दोस्तों दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आप लोग के लिए। पहला है कि जो एनसीएल और विवाहित महिला जो हैं उनके सर्टिफिकेट को लेकर के जो भी समस्याएं थी, जो भी कन्फ्यूजन थी, आपके सभी सवाल का जवाब मिल जाएगा और आपका हर एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आ गए हैं एक्शन मोड में और इनका डंडा शिक्षा विभाग में चलना शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग में इन्होंने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक्शन है वो लिया है और इस एक्शन से जितने भी दलाल लोग हैं बहाली फंसाने के लिए लगे हुए हैं उन सबों को सीख लेनी चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो इनका भी अब बुरा हाल होने वाला है। तो आइए पहले देखते हैं, दो पत्र है जो आपके एनसीएल और सर्टिफिकेट को लेकर के है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि के पाठक का डंडा कहाँ चला है। ये देखिए आपके सामने जो पहला पत्र है ये जारी किया गया है 20/6/2023 यानी कल जारी किया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्यूमेंट है विवाहित महिलाओं का किस तरह से बनेगा इसको लेकर के जारी किया गया है। और सीधे तौर पे यह पत्र जो जारी हुआ है दोस्तों, ये जारी हुआ है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से और इसने आपके सभी कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दिया है। देखिए इसमें जो भी आपका समस्या है कि डॉक्यूमेंट आखिर कहाँ से बनवाना है, इसको लेकर के जो इस पत्र में कहा गया है कि इसके लिए पहले से ही जो सामान्य प्रशासन विभाग है, आप लोग अगर यहाँ से अगर पढ़ेंगे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये लेटर जो है, दो लेटर बेसिकली, मैं दोनों आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग दोनों लेटर को पढ़ लीजिएगा। जो इस पत्र में बातें कही गई है इसका सीधे मतलब समझिए कि विभाग का कहना है कि किसका डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा इसको लेकर के पत्र संख्या जो है 15760 जो कि जारी किया गया था आपको 2/9/2022 को, इसी के आधार पे आप लोग को ये तय करना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा। इस पत्र में बस इतनी ही बात की गई है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पत्र संख्या है 15760 जो कि जारी किया गया था 2/9/2022 को, इसमें क्या बातें कही गई है, क्योंकि उसी के आधार पे आपका डॉक्यूमेंट बनेगा। ये देखिए यही वो आपका पत्र है जो कि 2022 का है और ये जो पत्र संख्या देख रहे हैं आप लोग 15760, इसी का हवाला दे करके जो बार बार लेटर जारी किया जा रहा है जो डीएम ऑफिस से संभाला है वहाँ से भी और बिहार सरकार की तरफ से भी, कि अगर आपको डॉक्यूमेंट बनवाने में कोई समस्या है तो इस पत्र में जो बातें कही गई है उसको आप लोग रेफ़र कीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात और कहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए हर इन्फॉर्मेशन खोज के ला रहा हूँ, तो आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, इससे मनोबल लोगों का बढ़ता रहता है। बाकी देखिए इस पत्र में आपको जो बातें कही गई है, ये पत्र आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि यहाँ पे जो मेन बात है उसको मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, बाकी आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। देखिए आप कहा गया है कि राज्य की सरकारी सेवाओं में सभी श्रेणियों का संपूर्ण आरक्षित रिक्तियाँ बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए ही उपलब्ध होगी। यानी कि जो रिजर्वेशन होता है ना, वो किसी भी राज्य के जो मूल निवासी होते हैं सिर्फ उनको ही देय होता है। और आप लोग को पता है कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे महिलाओं को 35% आरक्षण मिलता है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो बिहार सरकार है पूरी तरह से डॉक्यूमेंट को लेके स्ट्रिक्ट है कि कहीं से भी बिहार के बाहर के एक भी अभ्यर्थी तो आ सकते हैं लेकिन महिला इस आरक्षण का लाभ न ले पाए। देखिए आगे इसमें कहा गया है, चूँकि सरकारी सेवाओं में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2020 का पत्र है, उसमें ये बातें कही गई है, राजकीय सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात वो बिहार के मूल निवासी है। देखिए आगे कहा गया है, इसमें हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार के अधिनियम जो भी है कि अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये देखिए सिर्फ आरक्षण का लाभ देने के लिए ही ये इतना पैंतराबाजी किया जा रहा है ताकि बाहर के लोग ना आ जाए। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी आरक्षण दिया जा रहा है उसमें बाहर के लोग नहीं आएंगे। अब देखिए यहाँ से आपका मेन जो पॉइंट है, आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कहा गया है क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, बाकी जो पत्र संख्या दिया गया है आलोक में व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उनके पिता की जाति के आधार पे होता है। ये बात आप लोग पहले से पता है। इस क्रम में सन्निहित बिंदुओं को स्पष्ट किया जाता है।
अब देखिए क्या क्या स्पष्ट किया गया है। जो 3 पॉइंट दिया गया इसी में आपको समझ में आएगा कि आपका किस आधार पे आप वैलिड आरक्षण ले पाएंगे। क्रीमी लेयर रहित यानी जो एनसीएल जिसको कहते हैं, जो निवास आय एवं जातीय प्रमाण पत्र पर आधारित है, अभ्यर्थी के स्थायी आवासीय अंचल कार्यालय से निर्गत होगा। यानी कि जो आपका मूल निवास है वहाँ का आपका जो सीओ ऑफिस है वहाँ से आपको बनवा के देना है। दूसरा पॉइंट देखिए, चूँकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे है, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी खास करके विवाहित महिला के लिए के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो भी आपको आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण का लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आप नहीं आपके पिता बिहार के मूल निवासी होंगे। आगे देखिए कहा गया है तीसरे पॉइंट में कि बिहार सेवा संहिता के आलोक में विवाहित महिला का, अब देखिए ये मेन पॉइंट है, इसको लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूजन था, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ दूँ आप लोग के लिए। देखिए इसमें कहा गया है कि विवाहित महिला का अपने पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र संबंधित विवाहित महिला के आरक्षण का आधार नहीं होगा। यानी कि आप अगर विवाहित महिला हैं और आपने अपने पति के आवास के आधार पर आवास प्रमाण पत्र अगर बना लिया है तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये सीधे तौर पे उन महिलाओं के लिए है जिनका निवास जो आउट ऑफ बिहार के हैं और अब उनकी शादी हो गई है और वो बिहार में आके रह रहे हैं। ऐसे लोग जनरल में काउंट किए जाएंगे, आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। 5वां पॉइंट है, अतः ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हो तथा उनके द्वारा आरक्षण हेतु पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे को उनके पति के आधार पर निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता। अब देखिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे, बहुत ही इसका जो कोर मीनिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण मीनिंग है। ये आप लोग ज़रा समझिए कि अगर मान लीजिए कोई महिला है जो शादीशुदा है और वो बिहार से उनका संबंध है, उनके पिता बिहार के निवासी हैं, और अगर उन्होंने फॉर्म भरने में या फिर आरक्षण का दावा करने के लिए पिता का नाम का बना हुआ डॉक्यूमेंट न लगा करके पति के आधार पे बना हुआ, यानी जो पति का निवास स्थान है उसके आधार पे बना हुआ डॉक्यूमेंट भी अगर जमा कर देती है तो सिर्फ इस एक वजह से उन्हें आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि सीधे तौर पे मतलब इसका यही निकल के आता है कि अगर आपके पिता बिहार के निवासी हैं और आप अपने पति के नाम के आधार पे भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनवा रहे हैं जो कि बिहार के हैं, तो आपको आरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि वंचित नहीं किया जाएगा। इसका साफ मतलब है कि आपको आरक्षण दिया जाएगा। अब देखिए क्रक्स इस 2 लेटर का या फिर कोर कह लीजिए, इसका निचोड़ कह लीजिए, यही है कि अगर आप बिहार के मूल निवासी है, आपके पिता बिहार के मूल निवासी है, तो आप अपने पिता के नाम पे बनाया हुआ डॉक्यूमेंट मेरे विचार से सबमिट कीजिए। अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो सिर्फ इस एक गलती के कारण आपको आरक्षण से बाहर नहीं किया जाएगा। जो आपका आरक्षण है उसका लाभ आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट का कन्फ्यूजन है आपका वो क्लियर हो जाएगा। ये पत्र आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये था आपके सर्टिफिकेट के समस्या का समाधान। अब मैं आशा करता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और अब देखिए के पाठक एक बहुत ही सख्त अधिकारी हैं, ये सबको पहले से पता था और ये अभी शिक्षा विभाग में आए हैं। और आप लोग को मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है आधारभूत संरचना डिपार्टमेंट। इसका मेन काम ये होता है कि जितना भी बिहार सरकार के स्कूल हैं उनके भवन का निर्माण करवाना मेनली इसका काम होता है। और इनको बिहार सरकार फंड देती है और इनके अधिकारी होते हैं, इनका इंजीनियर होता है जो टेंडर निकालता है, और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, संवेदक होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट डालते हैं और फिर वो काम करके देते हैं बना करके। लेकिन पिछले कई सालों से ये जो डिपार्टमेंट है पैसा दबा करके बैठा हुआ था और काम ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो सीधे तौर पे जो के पाठक है इनका डंडा चला है विभाग के अधिकारियों के ऊपर, इस विभाग के जो आधारभूत संरचना डिपार्टमेंट है उसके अधिकारियों के ऊपर। और आज ही मीटिंग ली गई है इन लोगों को
और कहीं ना कहीं लगभग 250 करोड़ से अधिक जो फंड है इनके पास पेंडिंग है और ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग को मैं बता दूं कि अगर इसका मैं आपको रियल समस्या बताऊं तो यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि जो ये लोग टेंडर निकालते हैं तो हर एक स्टेप पे इनको चाहिए होता है इन अधिकारियों को घूस। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो संवेदक है, हर आधार पे, हर खिड़की पे, हर विंडो पे अगर इनको घूस देगा तो फिर वो सही से काम कैसे करके देगा। तो जो कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाला होता है वो इनको घूस नहीं देता है और जो घूस देने वाला होता है वो इनका काम नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों की लड़ाई के कारण ही इस डिपार्टमेंट का काम कभी भी सही से नहीं हो पाता है। और यहाँ तक देखा गया है कि जिस स्कूल में कहीं 1 कमरा बनाना है, 2 कमरा बनाना है, वो काम भी सालों से पेंडिंग है। और इसी पे नाराज़ होकर के बहुत ही सख्त निर्णय लिया गया है के पाठक की तरफ से। और इस विभाग के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका सीधे तौर पे जून महीने से 10% जो सैलरी है वो कम कर दिया गया है। और ये भी चेतावनी दी गई है कि अगले शनिवार को फिर से इनकी मीटिंग होगी और अगर कार्यों में कोई प्रगति अगर नहीं दिखा, भवन निर्माण, स्कूलों का निर्माण अगर शुरू नहीं कराया गया तो फिर और इनका सैलरी घट सकता है। यानी कि जो सख्त अधिकारी हैं के पाठक, इनका डंडा चलना शुरू हो गया है। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी दलाल चंगू मंगू हैं केस के नाम पे दलाली कर रहे हैं, कभी जाकर के हाई कोर्ट के बाहर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, कभी जाकर के रित कराने के ऑफिस के बाहर में खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और कूद कूद के, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के। एक सत्यम कुमार है, इसको तो मैं देखता हूँ डेली चिल्ला चिल्ला करके ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक बंटी कुमार है, बस केस हो गया हमारा, फाइनल हो गया। ये मतलब कि केस फाइल हुआ नहीं कि डिसीजन इन्होंने खुद से दे दिया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढिमकाना कर देंगे। दोस्तों होना कुछ नहीं है, कहीं से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम होगा। और ये जो सत्यम कुमार है या फिर ये जो बंटी कुमार है, इन दलालों को, चोरों को जूता मारिए, एक चोरनी पैसा आप लोग नहीं दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर इन दलालों को आपने पैसा दिया तो आप खुद इस बहाली को फंसाने के लिए जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद।